आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है इलुटेरिया प्रकाशन से लिया गया है और आज का यह सेट नंबर 3 होगा। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके और वहां से जुड़ सकते हैं ताकि उसका मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो भी आपको कंप्लीट हो सके। और इसका लिंक जो है हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका आई बटन में भी दे देंगे, आप वहां से भी जा करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 3। तो देखिए तीसरा सेट में क्या है। और इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक इसमें लगातार जो है प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का और रीजनिंग का सारा इसमें करवाया जा रहा है। आप उससे जुड़े रह करके अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो भारतीय चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, देखिए इसमें कौन सा कार्य नहीं है। तो पंचायतों का चुनाव करवाना जो है भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव आयोग का कार्य यानी पंचायत का चुनाव करवाना जो कार्य है ये राज्य चुनाव आयोग का है। किसका है? राज्य चुनाव आयोग का। लेकिन यहाँ पर किसका पूछता है? भारतीय चुनाव आयोग का। तो ये कार्य नहीं है। और बाकी कौन कौन सा कार्य है इसको भी आप पढ़ करके देख सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना और राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये सब कार्य है किसका? चुनाव आयोग का, भारतीय चुनाव आयोग का। लेकिन राज्य चुनाव आयोग का ये कार्य है कि पंचायत चुनाव करवाना, है ना। आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। संविधान और विधि के परीक्षण, संविधान और विधि के क्या कह रहा है? संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संविधान के विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, है ना, कि हर तरह से उसका मैं रखवाला हूं, है ना, हर तरह से उसको मानूंगा। अगला है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है चौथा में, आइए। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? तो देखिए कौन सा सही है। किसमें सही है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। ये क्या है? अविश्वास से जो प्रस्ताव है उसके संदर्भ में ये सही है कि लोकसभा में इसको स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होगा, तभी इसको स्वीकार किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव को। लेकिन इसमें अनिवार्य नहीं है। देखिए इसमें मिस्टेक हो गया। इसका क्वेश्चन को जरा फिर से मिला लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सही है? कौन सही है? हाँ, तो देखिए अनिवार्य नहीं है उसको बताना। देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है ना। बस आप जब जो निर्धारित सदस्य है उसका सहमति अगर ले आते हैं तो आपको इसको कारण बताना जरूरी नहीं है कि आप क्यों इसमें कर रहे हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, उसमें उतना सदस्यों का सहयोग जो है होना चाहिए। यानी प्रस्ताव लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक है। लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद जो है त्याग पत्र देगा उसको, है ना, त्याग पत्र देना पड़ेगा उसको पारित होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कितने सदस्यों का होता है? तो 5/6 सदस्यों का। कितनों का? 5/6 का। और चुनाव से कितना का होता है? 1/6 का। चुनाव से होता है 1/6 का और अप्रत्यक्ष रूप से होता है 5/6 का। इसमें 5/6 का तो अप्रत्यक्ष यानी चुनाव से ही हो गया। देखिए फिर से यहां भी थोड़ा सा मिला लीजिए कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो यही तो है 5/6, है ना। लेकिन 1/6 सदस्य जो है इसका चुनाव नहीं होता है। क्या होता है? राज्यपाल द्वारा इसको नामित किया जाता है। देखिए 1/6 सदस्य को राज्यपाल नामित करता है, जबकि 5/6 सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके उसको लाया जाता है। आप दोनों पॉइंट को ध्यान में रख के जरूर याद रखिएगा।
अगला है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो कब दिया गया है? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 36वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। तो अब दो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि इसको कब दिया गया, तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा, और कितना ईस्वी में दिया गया, तो 1975 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए 7वां प्रश्न क्या है। तो 7वां प्रश्न है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए इसमें कौन सा शामिल नहीं था? अशोक मेहता समिति के सिफारिश में इसमें कौन सा शामिल नहीं था? इसमें यह शामिल नहीं था कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। क्या है इसमें शामिल? ये नहीं था कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान जो व्यवस्था है नहीं होना चाहिए, इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो अशोक मेहता समिति जो है ये कब आया था? 1977 में आया था। कब आया था? 1977 में। तो इसमें जो आरक्षण का है इसमें विरोध नहीं किया गया था, इसमें यही पूछ रहा है। तो आरक्षण का जो व्यवस्था है उसको शामिल नहीं किया गया था, इसमें गलत है। 8वां है, तो 8वां में सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो एक तरफ महाजनपद का नाम और एक तरफ राजधानी, तब इसको मिलान करना होगा कि किसमें मिलेगा ये महाजनपद का नाम और राजधानी। तो देखिए, तो इसमें हम सामने सामने इसको लिखते हैं, आप समझिएगा। वैसे अगर पूरा इसमें आप ध्यान रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए विस्तार से किसी टेक्स्ट बुक में जा करके वहां से आप इसको याद रख सकते हैं। तो सब देखिए, मल है, तो मल का राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। तो ऑप्शन नंबर 4 में इसको ले जाइए, तो ये हो गया 4। कम्बोज, तो कम्बोज का हाटक, तो ऑप्शन नंबर 2 में आइए, कम्बोज हाटक। असमक, तो असमक का है पोटली, तो 1 में आइए इसको। और पंचाल, तो पंचाल का है अहित छत्र, तो अहित छत्र किधर दिया हुआ है? 5वां में दिया हुआ, तो 5वां में जाइए इसको। और मगध, तो मगध का हो गया राजगिरी या फिर गिरिब्रज, दोनों उसी का नाम है, तो ये हो गया 3रा। देखिए फिर से एक बार इसको मिला लीजिए। मल का हो गया कौन सा? कुशीनगर। कम्बोज का हाटक, असमक का पोटली, और ये पंचाल है, तो पंचाल का हो गया अहित छत्र और अहित छत्र। और मगध का हो गया कौन सा? मगध का हो गया गिरिब्रज यानी राजगिरी। तो 4 2 1 5 3 है ना। तो चलिए मिलाते हैं इसको। 4 2 1 5 3 कहाँ है? 4 2 1 5 3। देखिए ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? 4 2 1 5 3 ऑप्शन नंबर बी में है। 4 2 1 5 3। क्लियर? अब इसको विस्तार से याद रखने के लिए इसको नोट करके रख सकते हैं, ताकि आपको ये अगर कहीं इसमें डाउट हो तो इसको फिर से आप देख सकें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कह रहा है कि कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्या था? एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। किसके दरबार से? कनिष्क के दरबार से। देखिए तो कनिष्क के दरबार से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? तो पतंजलि जो है ये कनिष्क के दरबार से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। जबकि अश्वघोष, नागार्जुन, पाशर्व, चरक, ये सब क्या है? कनिष्क के दरबार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लेकिन जो पतंजलि हैं ये जो है इसके दरबार से यानी कनिष्क के दरबार से जुड़े हुए व्यक्ति ये नहीं है। ये शुंगकालीन विद्वान थे। जो पतंजलि थे कौन से विद्वान थे? किस काल के? शुंगकालीन। शुंग वंश का नाम आप सुने होंगे। 10वां में आइए, हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो हिजरी संवत कब से शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। देखिए उसी समय से शुरू हुआ कौन सा संवत? हिजरी संवत। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके मक्का से मदीना जब यात्रा हुआ था, उनका प्रस्थान किए थे, तो उसी समय से हम हिजरी संवत की शुरुआत माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। तो 11 में फिर से मिलान करने के लिए दिया है। तो देखिए एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो एक तरफ देख रहे हैं वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जो है किसके संस्थापक हैं? देखिए एक तरफ संस्थापन किसका किए हैं उसका नाम दिया है, और एक क्या संस्थापक किए हैं उसका नाम दिया है। तो एक तरफ सबसे पहले क्या है? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य किसके संस्थापक हैं? तो ये है पुष्टि मार्ग के। किसके? पुष्टि मार्ग। तो इसको मिलाइए ऑप्शन नंबर 2 में। तो एक का हो गया 2रा, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग। रामानुजाचार्य, तो विशिष्टाद्वैतवाद। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद। तो ऑप्शन नंबर 3 में इसको ले जाइए, बी का 3रा। फिर माधवाचार्य, तो माधवाचार्य द्वैतवाद। तो इसको लाइए 1 में। फिर शंकराचार्य, तो शंकराचार्य किसके? अद्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद। तो इसको ले आइए 4था में। एक बार फिर से मिला लीजिए, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य या फिर रामानुज किसमें? तो ये हो गया विशिष्ट द्वैतवाद। और मध्वाचार्य तो ये हो गया द्वैतवाद। और शंकराचार्य तो ये हो गया अद्वैतवाद। तो आप इसको लिख करके भी रख सकते हैं, ताकि आगे के लिए आपको ये
रिवीजन करने के लिए आपके पास रहे, या तो टेक्स्ट बुक में होगा आपके पास, और इसको आप ध्यान रखें, कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंगल भी आ सकता है, यहाँ पर 4 को एक साथ भी दिया है, तो आप सारों को ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन मिलाते हैं हम लोग 2 3 1 4। देखिए 2 3 1 4 कहाँ है, 2 3 1 4, तो देखिए कहाँ है इसमें 2 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर सी में है 2 3 1 4। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। इनका उम्र जो है उस समय 80 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 80 वर्ष का, है ना। और इसके अलावा उनके भाई जो अमर सिंह थे और भतीजा हरि किशन सिंह, इनके भी सहयोग किए थे, लेकिन उस समय नेतृत्वकर्ता के रूप में नाम किनका लिया जाता है? कुंवर सिंह का, वीर कुंवर सिंह। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और समय के अनुसार इसको सुनाना है, कालानुक्रम में, यानी ईस्वी के अनुसार कौन सा है होगा। तो अब आते हैं, मिलाते हैं इसको इसमें। तो सबसे पहला है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, तो कब हुआ? 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905। अगर सबका 1905 होगा तो फिर डेट में भी चलना होगा। दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण, ये कब किया गया? तो ये किया गया 1906 में। दिल्ली से कोलकाता कब हुआ? 1906 में। और कांग्रेस का विभाजन ये कब हुआ? 1907 में। चलिए, सब तो अलग अलग ही है। और मुस्लिम लीग का गठन ये कब हुआ? 1900, देखिए मुस्लिम लीग का गठन जो है इसमें, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ है। देखिए कुछ इसमें मिस्टेक हो गया, जरा मिलाते हैं उसको। मुस्लिम लीग का गठन 1906 और कांग्रेस का विभाजन 1907 में, हाँ ये सही है। और बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ कब है? 1905 में, ये भी सही है। लेकिन दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण जो है ये हुआ था 1911 में। देखिए ये गलत लिखा गया, ये कब हुआ था? 1911 में हुआ था। चलिए एक बार फिर से मिलाते हैं, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 1905 में। दिल्ली से कोलकाता राजधानी कब ले जाया गया? 1911 में। इसका पहले दिल्ली था। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो कांग्रेस का बंगाल का विभाजन का ही मतलब परिणाम था मुस्लिम लीग का गठन, है ना। उसी के बाद मतलब आया है ये 1906 में। तो ऑप्शन में क्या हो गया? इसमें अगर ऑप्शन में मिलाया जाए तो यहाँ पर तो ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा, इसका ईस्वी देखिए कहाँ दिया है इसका, यहाँ पर ईस्वी के अनुसार ये आपस में इन्हीं लोग को मिलाना है। ईस्वी दिया नहीं है, इसी को मिलाना है। तो बंगाल विभाजन तो कब का था? एक बार फिर से हम इसको मिलाते हैं, 1905। चलिए उसके बाद फिर मिला लेंगे फिर से। आप एक बार और देख लीजिए, दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित कब किया गया? 1911। और कांग्रेस का विभाजन 1906 नहीं, कांग्रेस का विभाजन 1907 और मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो सबसे पहले कौन होगा? 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 7 होगा। तो 1 4 2 7, है ना। 7 यहाँ पर नहीं, ये 3 है, देखिए ये 3 है ना इसका। तो 1 4, 1 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2, 1 4 3 2। आप सही से इसको लिख करके मिला लीजिएगा, 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर सी में है, 1 4 3 2। यानी बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906, कांग्रेस का विभाजन 1907 और दिल्ली से कोलकाता ले जाया गया राजधानी का 1911। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में अब कह रहे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दिया गया? तो किस षड्यंत्र के तहत दिया गया? किस केस में? तो उनको दिया गया था काकोरी षड्यंत्र केस में। किसमें? काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा सुनाया गया था। तो ये क्या था? एक ट्रेन से खजाना लूटने का दोष उन पर था, है ना। सरकारी खजाने को ट्रेन से इन लोगों ने लूट लिया था और उस समय 4 लोगों को फांसी दिया गया था, जिसमें 2 नाम यहाँ पर है, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को। अगला निम्न में किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो विदेशी वस्त्रों की होली खेला था, आपको पता होगा, है ना। होली में उसको जलाया जाता था विदेशी वस्त्रों को। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। किनका कथन है ये? महात्मा गांधी का, कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी जो उसका सर्वोत्तम क्या है? बहिष्कार होगा, है ना। इसको बर्बाद करो, इसको जलाओ, ये किसका कथन था? तो विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के लिए ये योजना कहीं लेकर के आए थे कौन? महात्मा गांधी, कि विदेशी वस्त्रों को क्या करेंगे हम लोग? जलाएंगे, होलिका की तरह, है ना। 16 में है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो कब मिलाया था? तो 1576 में। कब मिलाया था? 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था, 1576 में।
अगला है गांव के शासन को स्वशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो ये सूत्रपात किसने किया है? द्रविड़ों ने। किसने किया है? द्रविड़ों का ये योजना था। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 69 में जो हुआ था उसका विजेता कौन रहा था? तो उसका विजेता कौन रहा था? तो हैदर अली। कौन रहा था? हैदर अली, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, 17 के बाद 18 में आइए। 18 हो गया ना, 19 है ये, 18 तक हो गया, 19 में आइए। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सबसे पहली बार अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखा गया है कालिदास के द्वारा, यहाँ पर लेखक का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम को लेखा कालिदास। तो इसका सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, डुरांड रेखा किन दो देशों की सीमा है? डुरांड रेखा तो किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। कौन सी रेखा? डुरांड रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, पता होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर सामने उसका नदी का नाम मिलाया है ना, और शहर का नाम। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है जबलपुर का सोन। जबलपुर का सोन जो सुमेलित नहीं है। जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा। कौन सा नदी? नर्मदा नदी के किनारे। जबकि गोरखपुर ताप्ती, लुधियाना सतलज, सूरत ताप्ती सब सही है, लेकिन जबलपुर का नर्मदा होना चाहिए। क्या दिया है? इसका सोन दिया है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो लघु ज्वार भाटा जो है अर्धचंद्र के समय उत्पन्न होता है। कब? अर्धचंद्र के समय लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी कौन नहीं है? इंद्रावती। इंद्रावती सिंधु की सहायक नदी नहीं है। बाकी झेलम, चिनाब, सतलज क्या है? सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन इंद्रावती जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो मौसम और उसके बनावट में परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। क्या है? कि पृथ्वी का अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना क्या है? मौसम और उसके बनावट में परिवर्तन का कारण है, इसका झुकाव। डंकन दर्रा किसके बीच है? डंकन दर्रा तो ये किसके बीच है? तो दक्षिणी और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच, है ना। तो दक्षिण और लघु अंडमान द्वीप समूह ये भी कह सकते हैं आप। इसके बीच कौन सा दर्रा है? डंकन दर्रा। ध्यान रखिएगा, डंकन दर्रा दक्षिण और लिटिल अंडमान समूह के बीच है। कौन सा दर्रा? डंकन दर्रा। यह लगभग जो है 48 किलोमीटर चौड़ा है। कितना किलोमीटर? 48 किलोमीटर चौड़ा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 में। अब यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें देख रहा होगा कि एक तरफ आदिवासी और एक तरफ कहाँ पाया जाता है, ये है ना, निवास स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले भील है, तो भील को मिलाइए। भील का निवास स्थान कहाँ है? राजस्थान में। भील का राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर ले जाइए इसको 2 में, तो 1 का 2 हो गया। अब गोंड, तो गोंड का छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ किधर है? 3 में। अब लिम्बूस, तो लिम्बूस का है सिक्किम, सिक्किम है 4 में। बच गया कोनियाक, तो कोनियाक का कहाँ है? नागालैंड यानी 1 में। तो भील का हो गया राजस्थान, गोंड का हो गया छत्तीसगढ़, लिम्बूस का हो गया सिक्किम और कोनियाक का हो गया नागालैंड। ये प्रश्न भी जो है, इस टाइप का प्रश्न लगभग आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाता है। आदिवासी और उसका स्थान, है ना, कहाँ ये लोग रहते हैं। तो 2 3 4 1, चलिए कहाँ है? 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, 2 3 4 1। तो आप इसको लिख करके ध्यान रख सकते हैं ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था? ये था क्वेश्चन नंबर 26। तो आते हैं 27 में। अब देखिए 27 का प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर वैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो किस युग में हुआ है? तो यह हुआ किस युग में? क्रिस्टियस युग में। किस युग में? क्रिस्टेशियस युग में इसका निर्माण जो है हुआ है ना। इसका माना जाता है कि क्रिस्टेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। किसका? दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा चट्टानों का। 28 में है, कांडला निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला, तो कांडला जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला जो है प्रसिद्ध है। बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 29 गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP के लिए कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? इसके लिए कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इसके लिए कार्य करता है। किसके लिए? गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य दिलवाने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट
कमेटी, है ना, ये कार्य करता है। फिर से मिलान करने वाला दिया है, देखिए मिलान करने से बहुत सारा आ रहा है, तो आपको पता होगा कि मिलान करने वाला जो है थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि एक साथ इसमें 4 प्रश्न 5 प्रश्न भी देखने को मिलता है। तो चलिए, लेकिन आप इसको लिख करके और इस टॉपिक को ध्यान में रख करके जरूर इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास का जो संबंध है संरचनात्मक परिवर्तन से होना चाहिए, है ना, तो 4 में मिलाइए इसको। और आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि किससे, सकल घरेलू उत्पाद से, तो इसको ले जाइए 2 में। और संपोषित विकास, संपोषित विकास कब होगा, जब पर्यावरण से जुड़ेंगे इसको। और जीवन की गुणवत्ता, तो ये स्वास्थ्य, है ना, जीवन की गुणवत्ता कब होगा, तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है। तो 4, देखिए इसमें 2 डबल हो गया। तो आर्थिक विकास का सकल घरेलू उत्पाद, तो आर्थिक विकास का सकल घरेलू उत्पाद 1 होना चाहिए, इसका कितना होगा, ये 1 होगा। आर्थिक विकास का हो गया संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक विकास का सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास का पर्यावरण, और जीवन की गुणवत्ता का स्वास्थ्य। आप इसमें अगर 1 2 भी कहीं पर कभी कभी ऐसा होता है कि 1 2 से भी कोई पकड़ में आ जाता है, लेकिन अगर नहीं पकड़ में आए तो आपको चारों इसमें देखना ही होगा। तो 4 1 2 3, आइए कहाँ है, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे मिल रहा है 4 1 2 3, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में है कि आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है, तो आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है किसके साथ, स्फीति के साथ, किसके साथ, स्फीति के साथ। आर्थिक विकास के साथ साथ समानता वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है, इसी कारण आर्थिक विकास समानता स्फीति के साथ युग्मित होता है, यानी उसके साथ ही चलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा, तो वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, है ना, दोनों जब दुगनी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 में कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, नीफे, है ना, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, इसके नाम से ही नीफे। तो नीफे में क्या हो रहा है, निकेल और फेरम, देखिए निकेल और फेरम, नीफे नाम से ही है इसका, नीफे, यही ध्यान रखिए, निकेल और फेरम। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा निकेल और फेरम, नीफे, तो नाम से ही पकड़ में आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 44 है, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कितना राशि आवंटित किया गया, ऐसे ही तो 44 मांगे हम लोग, यहाँ पर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 33 था, तो 33 के बाद चलिए 34 में, देखिए यहाँ है इसलिए मिस्टेक हो गया। 34 में है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है, तो किसने प्रस्तुत किया है, तो WM डेविस ने, किसने, WM डेविस ने, और कब किया है, 1899 में, कब किया है, 1899, WM डेविस, भौगोलिक अपर्दन चक्र। सुंदरा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, सुंदरा ट्रेंच, देखिए सुंदरा ट्रेंच तो किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो जावा द्वीप, कौन सा द्वीप, जावा द्वीप, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है प्रथम है, कौन सा स्थान है, प्रथम है। तो विश्व के कुल उत्पादन में भारत का जो उत्पादन है दूध का क्षेत्र में वो लगभग 23% है, कितना प्रतिशत, लगभग 23%, और दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का आता है, ध्यान रखिएगा। अटल आवासीय विद्यालय, देखिए अटल आवासीय विद्यालय योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो अटल आवासीय विद्यालय की शुरुआत जो है, इस योजना का शुरुआत किस सरकार के द्वारा किया गया, यानी किस राज्य की योजना ये है, कौन सा योजना, अटल आवासीय योजना, इसकी शुरुआत किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है, किसने, उत्तर प्रदेश ने, और कब से किया है, तो 2023 से ही, नई नई योजना ही है 2023 से, है ना। और डेट अगर याद रखें तो 1 जुलाई, डेट कब हो गया, 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2023 से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय की शुरुआत, योजना की शुरुआत किया है। 38वां, ये हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारों का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, जानूस है, क्या नाम है इसका, जानूस, ध्यान रहेगा, ये 2 मुंह वाला सफेद बौने तारों का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है, जानूस। अगला है कि कह रहा है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है राज सुब्रमण्यम को, किसको, राज सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में, ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है 85वां है, कौन सा स्थान है, 85वां, यानी 85, कौन सा सूचकांक में, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 85वां। 41वां, ये ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, क्या नाम है ऐप का, ई सारस मोबाइल ऐप, तो ये जारी किया गया किस मंत्रालय द्वारा, तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, किस मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, ई सारस ऐप। तो इसमें ये ऐप जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा से नहीं, महिलाओं
को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए यह ऐप जो है सहायता प्रदान करता है। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? क्या नाम है? ओमान चंडी। तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो कहाँ के थे? केरल के। कहाँ के? केरल के, ओमान चंडी। इनका निधन जो है 18 जुलाई 2023 को हुआ है। कब हुआ है? 18 जुलाई 2023। क्या नाम था इनका? ओमान चंडी। और किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? केरल के। अगला है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, भारत ने जीता है। अब आइए 45 में, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 2023-24 में जल जीवन मिशन की योजना के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? तो 70,000 करोड़। कितना करोड़? 70,000 करोड़ की राशि जो है आवंटित किया गया। किसके लिए? जल जीवन योजना मिशन चलाने के लिए जो है 23-24 के अवधि में। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय, नाम जरूर सुनोगे आप। बिपरजॉय जो है, देखिए बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया था? तो बिपरजॉय नाम किसने रखा था? तो बांग्लादेश ने रखा था। किसने? बांग्लादेश ने। अब आते हैं अगला प्रश्न में, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कब किया गया? 28 मई 2023 को। कब किया गया? 28 मई 2023 को। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023। तो संसद भवन से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बनता है। हम उसको कोशिश करेंगे कि एक वीडियो स्पेशल उसका ला करके और उसके उस टाइप का जितना प्रश्न इसमें होगा सबको क्लियर कर दें। बस आप उसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और जुड़े रह करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। कहाँ है मुख्यालय? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO, इसका स्थापना 1948 में हुआ था। कब हुआ था उसका स्थापना? 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में हो गया और इसका स्थापना हो गया 1948 में। अगला है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो 1949 में किया गया। कब किया गया? 1949। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। और लघु उद्योग बोर्ड 1954, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 और कुटीर उद्योग बोर्ड 1949। कुछ है अलग से भी ध्यान रखिएगा उसको। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 19 सितंबर। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, है ना। लेकिन भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? कल ही जो हुआ था 12 जनवरी को ही। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, लेकिन भारत में कब? 5 सितंबर। और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, लेकिन भारत में कब? इसको आप कमेंट कीजिएगा। विश्व साक्षरता दिवस को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, है ना। ये देश का हो गया 5 सितंबर के लिए शिक्षक दिवस। और विश्व का शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। 51वां ये कह रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है। तो बल्ब रखा जाता है, तो ये कह रहा है कि ये जो परावर्तक है इसके फोकस के करीब रखा जाता है। किसके करीब? परावर्तक के फोकस के करीब रखा जाता है। टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों के हेडलाइट में, है ना। परावर्तक के फोकस के करीब जो बल्ब है उसको रखा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 में, 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो देखिए टेरा का मान पूछ रहा है ना। एक्सा पेटा टेरा जाएगा, है ना। आप सुनोगे इसे मान जरूर ध्यान में आया होगा। तो इसका मान क्या होगा? 10 के पावर 12। कितना होगा टेरा का मान? 10 के पावर 12। तो आप ऐसे सुने होंगे जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना। या डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, है ना। ये सब मान है, आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। जैसे डेका का 10 के पावर 1, हेक्टो का 10 के पावर 2, किलो का 10 के पावर 3, मेगा का 10 के पावर 6, गीगा का 10 के पावर 9 और टेरा का 10 के पावर 12 और पेटा का 10 के पावर 15 और एक्सा का 10 के पावर 18, है ना। यहाँ पर किसका था? यहाँ पर था टेरा का। तो टेरा कितना होगा? 10 के पावर 12 हो गया। ठीक है, अब इसको किसी भी टेक्स्ट बुक में जाकर के वहां से सबको नोट करके वहां से आप याद कर सकते हैं। अगला है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा दूर किया था? मायोपिया मतलब इसको नाम सब समझिए। मायोपिया किसको बुलाता है? निकट दृष्टि दोष को। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को। ऐसा हम इसको ऐसे ध्यान रखे थे इसको। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है तो ये हो गया दूर दृष्टि दोष और ये छोटा नाम है तो निकट दृष्टि दोष।
तो ये किससे दूर किया जाता है? तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। देखिए अवतल और उत्तल, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 में। 54 में देखिए क्या है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कितना होगा? तो इसके लिए एक सूत्र है, इसका वजन कितना होगा? इसका वजन जो है 2 ग्राम है, तो इसको गुना कर दिए 2 से 9.8 को, है ना। तो गुना कीजिए 9.8 को, तो कितना होगा? 19.6 होगा। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19 यानी 19.6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला है चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम है, इसके लिए ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करता है? तो कौन सा ध्वनि हम लोग छोड़ता है? तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि। कौन सा ध्वनि? अल्ट्रासोनिक, है ना। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उत्सर्जन भी लोग करता है, जिसके कारण अंधेरे में भी बड़े आसानी से इन लोग चल लेता है, देख लेता है, अपना शिकार पकड़ लेता है। उष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, तो उष्मा का अच्छे अवशोषक कौन है? तो अच्छे उत्सर्जक रहेगा वही क्या होगा? उष्मा का अच्छा अवशोषक होगा। यानी जो अच्छा अवशोषक है वही अच्छा उत्सर्जक रहेगा, या तो जो अच्छा उत्सर्जक है वही अच्छा अवशोषक रहेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। 58 सूची 1 और सूची 2 को देखिए, फिर से मिलान करने वाला आ गया। तो आपको बता रहे हैं कि इस टाइप का प्रश्न जो है ज़्यादा इसमें पूछा जा रहा है, लेकिन इस टाइप के टॉपिक को आप क्लियर कीजिएगा तभी आपसे पकड़ में आएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है विद्युत धारा, इसका मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो इसको 3 में मिलाइए। फिर ताप, तो ताप का मात्रक है केल्विन, तो इसको 1 में मिलाइए। ज्योति तीव्रता कैंडेला 2 में मिलाइए। पदार्थ की मात्रा क्या हो गया? मोल, इसको मिलाइए 4 में। तो बहुत ईजी है इसे। विद्युत धारा का हो गया क्या? एम्पियर। ताप का हो गया केल्विन, ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल। तो 3 1 2 4। तो चलिए 3 1 2 4 कहाँ दिया है? 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है 3 1 2 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो आवर्त से किसका मान निकाल सकते हैं हम लोग? आवर्त से मान निकाल सकते हैं किसका? प्रधान क्वांटम संख्या का। किसका? प्रधान क्वांटम संख्या का मान उसमें आप निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की सहायता से। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है? मोसले ने किया है। किस आधार पर किया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर किया है मोसले ने। 60 में निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो देखिए इसमें गलत कथन कौन है? तो इसमें गलत कथन देखिए, इसमें अगर पढ़ा जाए ध्यान से, इसमें कौन दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। ओजोन परत सूर्य से विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। ये क्या है? पहुंचने देता है, तो क्या है इसमें? गलत है। तो किस किरण को रोकता है? वो रोकता है कौन सा किरण? परावैग्निक किरण को। अवरक्त किरण को नहीं, कौन सा किरण को? परावैग्निक किरण को। लेकिन आपको यही पता होगा वर्तमान समय उसमें छिद्र होने के कारण उसका कुछ अंश जो है पृथ्वी तक पहुंच रहा है। 61 में आइए, फ्लोरोसिस अस्थिर रोग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्लोरोसिस से अस्थिर रोग जो है हड्डी का रोग है, इसका कारण क्या है? तो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है इस रोग। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस रोग। फ्लोरोसिस अस्थिर रोग जो है पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगा तो इसके कारण क्या होगा? ये रोग जो है उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेंटिक बहुलक है? तो थर्मोसेंटिक बहुलक कौन है? तो थर्मोसेंटिक बहुलक है बैकेलाइट। कौन है? बैकेलाइट क्या है? एक थर्मोसेंटिक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो अपचायक शर्करा कौन सा है? तो अपचायक शर्करा का इसमें उदाहरण है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक अपचायक शर्करा है। और अनअपचायक शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है, और अन्य पदार्थ द्वारा बहुत कम इसका किया जाता है। लेकिन इसमें अपचायक शर्करा कौन है? सुक्रोज है। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज ये सब क्या है? ये एक कहीं मीठा है सब, है ना। लेकिन सुक्रोज इसमें क्या है? एक अनअपचायक शर्करा है। फिर है कि फेनोल्फथैलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय में से क्षारीय विलयनों में है। तो फेनोल्फथैलीन एक सिंथेटिक संकेतक है ना, सूचक है ये, जिसका अम्लीय और क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा? इसका कैसा होगा? तो एक में रंगहीन होगा, एक में गुलाबी होगा। अम्लीय में होगा रंगहीन और क्षारीय में होगा गुलाबी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 65 में आइए, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी की क्रिस्टल अलग हो गए, यह क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? यह भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है ना। इसको फिर से हम लोग उल्टा करके और फिर से ये प्राप्त कर सकते हैं गर्म पानी में चीनी का घोल, है ना। तो ये जो बन गया है क्रिस्टल, ये क्या दर्शा रहा है? भौतिक परिवर्तन को दर्शा रहा है, लेकिन फिर से उसको उल्टा किया जा सकता है, यानी फिर से उसको प्राप्त किया जा सकता है। 66 अवयव तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऊष्मा विद्युत का चालन नहीं करे तो क्या कहलाएगा?
तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, तो उसको कहेंगे अधातु, है ना, जिससे होकर के ऊष्मा का चालन होगा ना विद्युत का चालन होगा, तो अधातु ही कहलाएगा। अगर चालन होगा तो धातु कहलाएगा। दो नोड्स के बीच मौजूद तनों के हिस्सों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसको इंटरनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनोड। दो नोड्स के बीच जो मौजूद तना का हिस्सा उसको क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। जूट पौधे के लिए किस भाग से प्राप्त होता है, तो जूट कहाँ से प्राप्त होगा, तना से। जूट कहाँ से प्राप्त होगा, तना से। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, तो बीज और फल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनता है। देखिए बीज का निर्माण हो गया अंडाशय से, नहीं बीज का निर्माण हो गया बीजांड से, और फल का निर्माण हो गया अंडाशय से, है ना। तो अंडाशय से फल और बीजांड से बीज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 में, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनता है, यानी ब्रेड बनने में उससे कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेड जब बनता है तो आप देखे होंगे ब्रेड जब हम लोग लेते हैं तो उसमें छिद्र दिखता है, तो कौन सा गैस उससे बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस उससे बाहर निकलता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 में, आपको पता होगा कि 75 तक इसमें दिखेगा आपको जीके और जीएस का प्रश्न, और बाकी प्रश्न जो मैथ और रीजनिंग का होगा उसके लिए हम बताएं कि उसके लिए आपको इसी चैनल पर जिसके प्ले लिस्ट में जाकर जुड़ करके आप देख सकते हैं उसको, हम उसका लिंक यहाँ पर दे देंगे, आप वहां से जुड़ करके उसे देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होता है, इसका निर्माण जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका निर्माण, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड जो है इसका निर्माण कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से उसका निर्माण होता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो किस कारण से नहीं फैलता है, तो इसमें देखिए मच्छर के काटने से थोड़ी फैलता है, मच्छर के काटने से वो नहीं फैलता है, तो बिना उगले हुई सुई के प्रयोग से फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से फैलता है, आवाज सुरक्षित यौन संबंध से भी फैलता है, लेकिन मच्छर के काटने से HIV रोग जो है नहीं फैलता है। HIV का पूरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, एड्स का पूरा नाम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो ये है मलेरिया। कौन सा है, मलेरिया। और मलेरिया जो है कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा ये फैलता है, और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। तो इसमें कई गो प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो किस विटामिन का निर्माण नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, किंतु कुछ विटामिन जैसे B12, D और K जो अपवाद में है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अब आइए आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 में, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सी है ना, तो कौन सी हार्मोन है, तो TSH। कौन सा हार्मोन है, TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, क्या नाम है उसका, TSH, है ना। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है, TSH है। तो बस आज के लिए लास्ट प्रश्न था। अब इसमें केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखें, और अगर आप मैथ और रीजनिंग वाले प्रश्न जुड़ना चाहते हैं तो आपको देखिए लिंक यहाँ पर दिख रहा है, आप लिंक यहाँ पर से जा करके उससे आप जुड़ करके और मैथ और रीजनिंग को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब पोर्शन जो है उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो होगा फिर इसी का सेट नंबर 4। तब तक के लिए बाय।